हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से सेल डिवीजन या सेल साइकिल में नेक्स्ट सेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। तो अब तक हम लोगों ने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा, इसके इम्पोर्टेंट फेजेस पढ़ी। ठीक, और स्पेशली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था चेक पॉइंट्स के बारे में। ठीक, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सेल डिवीजन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सेल डिवीजन के स्पेशल टाइप्स की बात करें तो तीन इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन की टाइप्स होती हैं। ठीक, पहली होती है माइटोसिस, दूसरी होती है मियोसिस और तीसरी होती है एमाइटोसिस। ठीक, तो जो माइटोसिस होता है ये एक तरीके का इक्वेशनल डिवीजन होता है। कैसा डिवीजन होता है? इक्वेशनल। और मियोसिस होता है एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो इक्वेशनल और रिडक्शनल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सेल डिवीजन अगर होता है माइटोसिस में तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बोलते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लिया कि अगर पेरेंट में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है 46 है, और इससे जो डॉटर बनेगी दो, तो इन दोनों डॉटर में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगी वो 46 और 46 होंगी। ठीक है, 46 एंड 46 होंगी। ठीक, इसी को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक, अब रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या हो कि जैसे पेरेंट्स में अगर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है 46 क्रोमोसोम, तो इसके जो डॉटर्स होंगे उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 23 हो जाएगा और यहाँ पे भी 23 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो घट रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं माइटोसिस डिवीजन के बारे में। ए माइटोसिस थोड़ा अलग होता है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, वो माइटोसिस के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। ठीक, तो जो सेल डिवीजन में जो सबसे पहले जो माइटोसिस जो है, माइटोसिस सेल डिवीजन, इसको सबसे पहले बताया था स्ट्रेसबर्गर ने। किसने बताया था? स्ट्रेसबर्गर ने। ठीक, स्ट्रेसबर्गर ने बताया था प्लांट सेल्स में। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग फ्लेमिंग आए, फ्लेमिंग ने बताया सेल डिवीजन को एनिमल सेल्स में। ठीक है, एनिमल सेल्स में। ठीक, तो दोनों का नाम याद रखिए। स्ट्रेसबर्गर्स ने माइटोसिस को बताया था इसमें प्लांट सेल्स में, और फ्लेमिंग ने बताया था इसको एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग माइटोसिस को। ठीक, तो जो माइटोसिस का वो टेकिंग टाइम है वो 10% ऑफ सेल साइकिल होता है। ठीक है, 10% ऑफ सेल साइकिल होता है। जैसे कि जो इसका एक एक फेज होता है वो अलग अलग से मिल करके कंट्रीब्यूट करके 10% ऑफ द सेल साइकिल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक छोटी छोटी सी बात मान के चले, अगर 60 मिनट का सेल साइकिल हो रहा है, ठीक है 60 मिनट का, तो इसका 10% जा करके हुआ 6 मिनट। ठीक है, तो इसका 10% जो होगा यानी 6 मिनट का होगा क्या? एम फेज। एक्चुअल में जो होता है वो ऐसा नहीं होता है, इतना छोटा सेल एम फेज नहीं होता है, एम फेज काफी बड़ा होता है। अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो जो एम फेज होता है इसमें दो इंपॉर्टेंट फेज होती है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को समझते हैं। कैरियोकाइनेसिस में इंपॉर्टेंट 4 फेजेस हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसके लिए एक शॉर्ट वर्ड दिया गया पी मैट, जिसको आपको याद रखना है पी मैट। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रेटी मेन आर टफ। प्रेटी मेन आर टफ एक तरीके का निमोनिक है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो mitosis is a process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus into two identical sets in two daughter cells. ठीक है, identical तभी होंगे जब number of chromosomes are going to be equal. That's why this type of cell division is called as equational cell division. ये सारे stages हैं माइटोसिस के, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेज स्टेज में आप देखिए कि चीजें क्या क्या दिखाई दे रही हैं। ठीक है, ये है एक कंप्लीट सेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट सेल है। ठीक, यहाँ पे ये जो बीच में रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसको ये है नॉर्मली क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिन क्रोमैटिन फाइबर्स। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स।
और ये वाला यहाँ पे ये जो लेयर है इसको बोला जाता है नॉर्मली क्या है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये इतना कलर्ड पोर्शन कौन सा न्यूक्लियस का है, तो ये वाला बाहर वाला पोर्शन क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये इंटरफेज का अभी हम लोग इसका पूरे ही फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज का टोटल टाइमिंग होता है 15 मिनट्स का। कितना टाइमिंग होता है, 15 मिनट्स का, ठीक। और प्रोफेज की टोटल दो सब स्टेजेस मानी जाती है। सबसे पहला होता है अर्ली प्रोफेज, ठीक है, अर्ली प्रोफेज, और दूसरा होता है लेट प्रोफेज, ठीक है। दो फेजेस है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। तो ये बाहर की लेयर जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा सा बेकार लग रहा है देखने में। तो ये वाला ये जो लेयर है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म है। और ये वाला जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर ये है सेंट्रियोल। क्या है, सेंट्रियोल, दिस टू आर द सेंट्रियोल्स, दिस आर द सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल, ठीक है। अब देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डीजेनरेट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर होना स्टार्ट होता है, ठीक। और इसके साथ जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है, ठीक। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डीजेनरेट होना स्टार्ट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम की तरह दिखाई देने लगता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो भी डिसअपेयर होने लगता है। ये अर्ली प्रोफेज होता है, ठीक है। वहीं लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ आने लगते हैं, ठीक। तो जो दो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल इस पोल पे आएगा और एक सेंट्रियोल इस पोल पे आएगा, ठीक। और इस सेंट्रियोल का इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये थ्रेड्स का फॉर्मेशन करता है जिसको नॉर्मल हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं, ठीक। तो ये दो तरीके के थ्रेड्स का फॉर्मेशन करता है। एक ये छोटे छोटे से थ्रेड्स होते हैं, ठीक। इन छोटे छोटे से थ्रेड्स को बोलते हैं एस्टरेज, ठीक। और ये लंबे वाले थ्रेड्स जो है लॉन्ग थ्रेड्स को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ठीक। तो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन इन स्पिंडल फाइबर्स होता है, ना कि एस्टरेज होता है, ठीक। और जो इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अभी अब आपको चीजें समझ में आएगी जब आप इसका नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, दैट इज अर्ली मेटाफेज या फिर प्रो मेटाफेज, ठीक। तो प्रो मेटाफेज में क्या होता है कि जो लेट प्रोफेज में हुआ था कि सेंट्रियोल से थी ऑपोजिट पोल की तरफ चलने लगी थी, ठीक है, ऑपोजिट पोल की तरफ चलने लगी थी। अब प्रो मेटाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स पे आ जाएंगे, ठीक। यानी अपोजिट पोल्स पे आ चुकी हैं, ठीक, अपोजिट पोल्स पे आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रियोल आ चुका अपोजिट पोल पे, ये वाला सेंट्रियोल दोनों, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं, ये जो स्मॉल थ्रेड्स हैं इनको क्या बोलते हैं, अभी बताया मैंने आपको, एस्टर रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर रेस, एस्टर रेस, ठीक है। और ये वाला जो थ्रेड क्रोमोसोम को पकड़े हुए, ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम्स को पकड़े हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स उनको बोला जाता है डिसकॉन्टिन्यूअस थ्रेड। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस थ्रेड्स, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम्स को नहीं पकड़े हुए होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस थ्रेड। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस थ्रेड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस थ्रेड। डिसकॉन्टिन्यूअस जो कि पकड़े रहते हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों है, इसका मतलब समझिए। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स तक ही है सीमित, ठीक है। जबकि ये कॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि ये एक पोल से दूसरे पोल तक जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोला जाता है इसके साथ ही
कॉन्टिन्यूस को हम लोग नॉर्मली इंटरपोलर भी बोलते हैं। इंटरपोलर थ्रेड्स क्या बोलते हैं? इंटरपोलर थ्रेड्स, इंटरपोलर थ्रेड्स, ठीक। अब देखिए ये यहाँ पे एक चीज समझना आपको, आपको मैंने बताया था इसके पिछले सेशन में कि जो एस फेज के बाद जो डीएनए कंटेंट होता है वो कितना था? 4C था। कितना था? 4C। और क्रोमोसोम नंबर्स कितने थे? 2n, ठीक है, एस फेज के बाद। और एम फेज में एंटर होने के बाद क्या होता है? ये 4C 2C में अलग अलग बदल जाता है दो डॉटर सेल्स में, ठीक है। अब 2n होता है, 2n बनता है और 2C बनता है एक सेल के पास, ठीक। और दूसरी डॉटर के पास, सेल के पास भी 2n और 2C होता है, ठीक। तो डीएनए कंटेंट जो इस फेज के बाद जो डबल हुआ था वो हाफ हाफ हो जाता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो उस समय ये कब होता है? एनाफेज स्टेज में, ठीक है, एनाफेज स्टेज में, ठीक। तो ये जो एनाफेज स्टेज में होता है, तो मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम था, ठीक है, जो नॉर्मली इस तरीके का दिखाई दे रहा था, इस तरीके का, ठीक। एक मिनट फिर से इसको बनाता हूँ। तो नॉर्मली जो इस तरीके का दिखाई दे रहा था एक क्रोमोसोम, ठीक है, और जब एक और मतलब कि क्रोमेटिड बना था तो वो इस तरीके का हो गया था, ठीक, इस तरीके का हो गया था। तो इसको बोला था हम लोगों ने क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। क्या बोला था? सिस्टर क्रोमेटिड। और वो इसलिए हुआ था क्योंकि डीएनए कंटेंट था वो डबल हो गया था ड्यूरिंग एस फेज, डीएनए रेप्लिकेशन जब हुआ था, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे बीच में जो सेंट्रोमियर होता है दोनों आर्म्स के बीच में, इस सेंट्रोमियर पे एक स्पिंडल फाइबर यहाँ पे पकड़ेगा और एक मिनट पकड़ेगा यहाँ पे, और दूसरा वाला पकड़ेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये पकड़ने की जो जगह होती है सेंट्रोमियर में, इसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स, ठीक है। तो काइनेटोकोर्स एक तरीके से प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेंट्रोमियर्स में होते हैं, ठीक है। तो काइनेटोकोर्स विल गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर्स, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो काइनेटोकोर्स से अटैच हो जाते हैं। ये होता है प्रो मेटाफेज में, ठीक। तो मेटाफेज की जो पहली स्टेज होती है, ठीक है, उसमें वो सारा चीज होता है। और वहीं मेटाफेज में क्या होता है कि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स अटैच हुई थी स्पिंडल फाइबर से वो एक लाइन से आ जाता है, ठीक है। मतलब जो बीच का प्लेन होता है उसमें आता है। इस प्लेन को जो बीच में होता है, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वाटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है, इक्वाटोरियल प्लेन, ठीक है। इस इक्वाटोरियल प्लेन में जो क्रोमोसोम्स आते हैं, ये जो पोजीशन होता है ये होता है मेटाफेज स्टेज में, और इसको लाने का काम कौन करता है? स्पिंडल फाइबर, ठीक। Spindle fiber begin to contract to the centromeres of the chromosomes, which are now arranged along with the middle of the spindle, ठीक है। क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग मेटाफेज प्लेट, इमेजिनरी प्लेन है ये, इक्वाटोरियल प्लेन एक तरीके का, ठीक। और इसको इक्वेटर भी बोलते हैं नॉर्मली, ठीक। तो ये होता है मेटाफेज स्टेज में। अब इसके बाद होता है एनाफेज स्टेज, और ये होता है मास्टर स्ट्रोक इस सेल डिवीजन का, ठीक। ये टोटल 3 मिनट्स का होता है और इसी में सारा खेल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बीच में अवेलेबल थी, ठीक है, जो बीच में इक्वाटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम्स थी, उनको ऊपर की जो स्पिंडल फाइबर है ऊपर की तरफ खींचती है, और नीचे की जो स्पिंडल फाइबर होती है नीचे की तरफ खींचती हैं, जिससे जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। इस तरीके से एक क्रोमोसोम्स दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो यहाँ पे जो है ये वाला स्पिंडल फाइबर, इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, और ये देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है क्रोमोसोम्स का, इसके बीच में भी इस तरीके से थ्रेड्स जनरेट होते हैं। तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स का क्या हो चुका है? सेपरेशन हो चुका है, ठीक है। एनाफेज में क्या हुआ है? क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो चुका है, और ये होता है टोटल 3 मिनट का एनाफेज स्टेज, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम्स स्प्लिट हो जाते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, और इस सिस्टर क्रोमैटिड एक नए क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज स्टेज, जो कि होती है टोटल 10 मिनट्स की, ठीक है। और इस टीलोफेज स्टेज में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है प्रोफेज का।
प्रोफेज में जहाँ डीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगा। रीजनरेशन, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा और क्रोमोसोम्स डेंस से अब नॉर्मली धीरे धीरे तब्दील हो जाएंगे क्रोमैटिन फाइबर्स में, ठीक। और यहाँ पे टीलोफेज स्टेज में एक और चीज होता है जो कि होता है कि जो सेंट्रियोल था उसका स्पिंडल फाइबर हट जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होता है वो कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कहाँ पे होता है? लेट एनाफेज में और अर्ली टीलोफेज में, ठीक है। लेट एनाफेज में और अर्ली टीलोफेज में, ठीक। तो ये आपको चीज याद रखना है कि जो स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस वो होता है लेट एनाफेज में और अर्ली टीलोफेज में, ठीक है। Chromosomes become thinner and it will be completed into chromatin fiber. Cytoplasm start dividing by contractile ring, ठीक है। तो ये था माइटोसिस डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मियोसिस डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा।